हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज विद अभिषेक मिश्रा चैनल। और आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी का सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और किसी भी सब्जेक्ट्स को समझने के लिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, तो सबसे पहला जो हमें स्टेप लेना होता है कि उसके सिलेबस की हमें अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए। अदरवाइज बिना सिलेबस को समझे हुए अगर आप किसी भी टॉपिक और किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई अपनी एग्जामिनेशन में आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए। और सीबीएसई जो एक्सपेक्ट करता है वो अपने सिलेबस में वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेंशन कर देता है। इसलिए आपकी जो सबसे पहले जंग होने वाली है वो सीबीएसई के सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के लिए जंग होने वाली है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने सिलेबस के ऊपर कमांड बनाना होगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी स्ट्रीम के हों, साइंस के हों, कॉमर्स के हों, आर्ट्स के हों, किसी वोकेशनल के हों, किसी भी आप स्ट्रीम से हों। सबसे पहले आपको सीबीएसई जो अपने साइट्स पर सिलेबस को रिलीज करता है, सिलेबस के सब्जेक्ट्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको करना होगा, अच्छे से समझना होगा। और तभी आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से उसको आने वाले कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाएंगे। इसलिए मैं जो क्लास 12th और ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस समझाने की कोशिश करूंगा। ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि जो सिलेबस होने वाला है ज्योग्राफी का 12th क्लास का, उसमें दो बुक्स हैं। एक है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, जो आज जिसका सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे, एंड द सेकेंड बुक इज ह्यूमन ज्योग्राफी, और जिसका सिलेबस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस ऑफ इंडियन पीपल इकोनॉमी ऑफ द क्लास 12th ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के क्लास 12th का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। सो इंडियन पीपल इकोनॉमी में जो चैप्टर नंबर 1 है वो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंपोजिशन। एंड ट्रस्ट मी, जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तो ये जो 4 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन, के 4 वर्ड्स, पूरा चैप्टर इन्हीं 4 वर्ड्स के नियर रिवॉल्व होता है। इसी 4 टॉपिक के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। अगर आपने इस 4 टॉपिक को फर्दर कुछ टॉपिक्स में डिवाइड कर देंगे सब कैटेगरीज में, बट ये 4 टॉपिक ही इस चैप्टर के मेन कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसको आप अगर समझ लेते हैं तो आप अच्छे से अपने इस चैप्टर पे कमांड बना सकते हैं। तो पॉपुलेशन पहला चैप्टर है। इसमें आपको स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, मतलब इस चैप्टर का आपको समझने का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। सो आपको समझना होगा कि इंडिया में, क्योंकि ये इंडिया पीपल और इकोनॉमी की बात कर रहा है, तो ये इंडियन पॉपुलेशन की बात कर रहा होगा। सो इंडियन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द इंडिया और इन वेरियस डिफरेंट स्टेट्स में कितना है, और पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। उसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे लर्निंग आउटकम्स, ये जो टॉपिक है, ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि सीबीएसई अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। तो यही डिसाइड करता है। अगर स्टूडेंट्स आपने हर चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स के बारे में आपने पढ़ लिया और जो सीबीएसई कह रहा है वो इसी में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन सीबीएसई नहीं पूछेगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे वो क्वेश्चन पूछेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू कि सबसे पहले आप सिलेबस को अंडरस्टैंड करें और सिलेबस में भी उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और लर्निंग आउटकम्स को समझ लें, क्योंकि सीबीएसई एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपके लर्निंग आउटकम्स का मतलब आप इन टॉपिक्स को समझ जाएंगे, और यही टॉपिक सीबीएसई अपने एग्जामिनेशन में पूछेगा। जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठा के देख लो, सीधा सीबीएसई यही पूछता है कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सो पहला क्वेश्चन यहीं से आ गया। दूसरा क्वेश्चन डेफिनेशन देना है। डेफिनेशन जो टर्म्स आने वाले हैं, कौन कौन से टर्म्स, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, एग्रीकल्चरल डेंसिटी, population doubling time, working population, participation rate, main workers, marginal workers, rural population, urban population, and adolescent population. So you have to some idea. You should have some idea regarding कि दीज टर्म्स, आपको इन टर्म्स के बारे में बेसिक आइडियाज होने चाहिए। उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से है, जो लर्निंग आउटकम है, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
पॉपुलेशन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आपसे पूछ लेता है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन इन डिफरेंट स्टेट्स आर डिफरेंट, है ना। यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है, राजस्थान की पॉपुलेशन कम है, सिक्किम की पॉपुलेशन कम है, गोवा की पॉपुलेशन कम है, बट ऑन द अदर हैंड आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार और केरला, इन सब के पॉपुलेशन अलग अलग है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ये आपको पढ़ना होता है। उसके अलावा एक्सप्लेन ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन, कि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ का जो ट्रेंड है सिंस 1901 से कैसा है टिल प्रेजेंट तक, ये डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाता है। उसके अलावा डिस्क्राइब करना है व्हाट इज रूरल अर्बन पॉपुलेशन कंपोजिशन, रिलीजियस कंपोजिशन, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, दीज आर द टॉपिक्स व्हिच आर रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सो मैंने बताया ना आपको, इन्हीं 4 वर्ड्स के सराउंडिंग, इन्हीं 4 वर्ड्स के इर्द गिर्द ये सारे चैप्टर्स घूम रहे हैं, और आप देख भी सकते हैं कि कंपोजिशन लिखा है और यहाँ से आपको डायरेक्ट पूछ ले रहा है कि कंपोजिशन बताना है, रूरल अर्बन पॉपुलेशन कंपोजिशन, रिलीजियस कंपोजिशन, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, सेक्टोरल कंपोजिशन, एंड द लास्ट द टॉपिक। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी अगर आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे, डिस्कस द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनका ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या है, आपको ये बताना है, और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। स्टूडेंट्स, आप कितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, इन टॉपिक्स के अलावा सीबीएसई किसी और टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस चैप्टर से। सो यू शुड हैव द idea, or you should have the clarity about the topics which are being asked by the CBSE. okay, so दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा ह्यूमन सेटलमेंट, और ह्यूमन सेटलमेंट में आपको क्या समझना है स्टूडेंट्स को, हाउ द फॉर्म एंड साइज ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट। आपको ये समझना होगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट, आपको चैप्टर 2 में जब क्लासेस होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेटलमेंट्स, देयर आर 2 फॉर्म ऑफ सेटलमेंट्स एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट, है ना। तो ये जो डिफरेंट साइज ऑफ फॉर्म ऑफ सेटलमेंट है, इनका क्या रिलेशन है किसी अपने एनवायरमेंट से, अपने मतलब बेसिकली जो ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट होता है वो किसी ह्यूमन सेटलमेंट के फॉर्म और उसके साइज को इम्पैक्ट करता है। तो कैसे, आपको ये अंडरस्टैंड करना है। और इस यूनिट के कंप्लीशन के बाद स्टूडेंट को क्या समझ में आना चाहिए, डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, ये क्वेश्चन बनता है। डिस्क्राइब द फैक्टर दैट गवर्न द रूरल सेटलमेंट, मतलब विच आर द फैक्टर्स विच दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूरल सेटलमेंट्स, यहां से क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स और 3 मार्क्स। कंपेयर एट कॉन्ट्रास्ट क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेटेड, डिस्पर्स सेटलमेंट, यहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट्स, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। और जो अगला है, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जो हड़प्पन टाइम से, जो जिनके पास हिस्ट्री होगा वो समझ रहे होंगे कि हड़प्पन टाइम पीरियड से लेकर टिल प्रेजेंट तक, अभी तक हमारे जो इंडियन सिटीज या इंडियन टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ है, वो कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है, आपको तब से लेकर अब तक बताना है। सो इट विल टेक अराउंड 5000 years. So the history of the Indian towns or the cities are 5000 years बैक, तो उनका जो हिस्ट्री है वो 5000 साल पुराना है। क्लासिफाइड टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप देख रहे हैं, आप जो भी इस लर्निंग आउटकम है, आप इनके टॉपिक्स देखिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, दैट विल मैच नियरली 80 to 90%। सो यही क्वेश्चन सीबीएसई अपने एग्जामिनेशन में पूछेगा। मैंने पहले ही बताया कि सीबीएसई अपने जो सिलेबस है उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिंट देता है कि व्हाट विल आई आस्क इन एग्जामिनेशन। तो प्लीज स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को जरूर करेंगे, और मैं इस टॉपिक को मैं अपनी क्लासेस में करवाऊंगा। उसके बाद लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, और यहाँ पे आपको लैंड यूज कैटेगरीज मेंटेन बाय लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और डिपार्टमेंट, तो आपको देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड कैटेगरीज, दैट इज 9, टोटल 9 है। सो हम पढ़ेंगे उस क्लास में, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा टू एनालाइज, आपको एनालाइज करना है कि हाउ द लैंड यूज पैटर्न इज चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन इंडिया। सो चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न रजिस्टर्ड इन इंडिया ड्यू टू चेंज इन शेयर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। बेसिकली जब मैं टॉपिक कराऊंगा आपको वहां पे समझेगा, लेकिन विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर, वैसे वैसे इंडिया का लैंड यूज सिस्टम इज ऑल्सो चेंजिंग। सो हाउ इट इज गोइंग टू बी, ये हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। सो आपको यहाँ पे ये तीसरे चैप्टर में समझना, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर यू शुड हैव आइडिया रिगार्डिंग नेम
नेम एंड डिफाइन द लैंड यूज कैटेगरी विच इज 9, हम पढ़ लेंगे इसको। कंपेयर द चेंजेस इन शेयर ऑफ लैंड यूज, यही ये वाला जो है यही आपसे ये सेकंड में पूछ रहा है कि 1950 से लेके 2014 तक कैसे कौन कौन से चेंजेस, मतलब हाउ द लैंड यूज चेंज्ड इन इंडिया विच इज डायरेक्टली टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की इकोनॉमी जैसे शिफ्ट हो रही है प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी, वैसे ही इंडिया का लैंड यूज सिस्टम भी चेंज हो रहा है। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, अगेन 5 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके अलावा कंपेयर ड्राई लैंड एंड वेटलैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड और वेटलैंड फार्मिंग का डिफरेंस क्या है, और इवेल्युएटेड इंपॉर्टेंस आपको। इसके अलावा डिफरेंट फॉलोइंग क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है और उनके लिए क्या क्या जोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड है, कि कैसे किन कंडीशंस में कौन सी क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जा सकता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अक्रॉस द इंडिया कैसा है, ग्रोइंग एरियाज का किस किस एरियाज में किस किस स्टेट्स में पर्टिकुलर क्रॉप लाइक कॉटन, लाइक व्हीट, राइस कौन कौन से एरियाज में होते हैं, जैसे दे भी रखा है राइस, व्हीट, ज्वार, पल्सेस, इन सब के बारे में आपको सेपरेटली पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन 3 और 5 मार्क्स का आ सकता है। इवैल्यूएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस की, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर के फील्ड में कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं ओवर द लास्ट 70 ईयर्स। सो आपको ये पढ़ना है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में। सो बेसिकली मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये सारा टॉपिक पर कमांड होगा जब आप किसी भी चैप्टर को आप जरा एक जब भी आप चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जैसे आपने पढ़ लिया और आपको लगता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, और फिर आपको अंदर से फील होता है कि मैं अपने आप को चेक करूं, तो कुछ नहीं करना है, सिलेबस पे जाओ, सिलेबस के ये वाले टॉपिक्स पर आप क्या करो, एक बार जरा इसको गो थ्रू हो जाओ, एक बार पढ़ लो सारे टॉपिक्स। और जब ये पढ़ने के दौरान आपके माइंड में जैसे जैसे आप ये पढ़ रहे हैं और आपके माइंड में क्लैरिटी आ रही है, यस मैंने ये पढ़ लिया, मुझे याद है, ये मैंने पढ़ लिया, मुझे ये याद है, ये मैंने पढ़ लिया, मुझे ये समझ में आ रहा है, ये पॉइंट्स हैं। अगर आपने ऐसे ऐसे सारे पॉइंट्स कर लिए, दैट मीन्स आपने उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया है और आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो द लास्ट जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, जो आपको अच्छे से समझना होता है, द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन फार्मर्स और इंडियन एग्रीकल्चर। सो इंडियन एग्रीकल्चर को कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, तो इसके बारे में, और ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन एग्रीकल्चर को कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और आप क्या सजेस्ट करते हैं टू ओवरकम देम, और उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, उस चैलेंज को डील करने के लिए कौन से आपके पास सजेशंस हैं। सो यू शुड हैव आंसर और सजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो दिस इज द थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर इज अ वाटर रिसोर्सेज, वेरी राइट नाउ, क्योंकि अभी समर का सीजन है, सो वाटर क्राइसिस इंडिया में आप देख सकते हैं कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, so they are facing a water crisis, Bangalore. So water resources, to have understand about the water resources is very very important. So students, आपको यहाँ पे ये बताना होगा कि water resources इंडिया में कितना अवेलेबल है, कौन से फैक्टर्स हैं जो water resources के डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिया में इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और इंडिया में वाटर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे है। सो आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए, और इस यूनिट के, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपके पास क्या क्या आइडिया होना चाहिए। अगेन मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, जब आप पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, ये सारे टॉपिक्स के साथ आप गो थ्रू होना, आपको ये समझ में आ गया, दैट मीन आपने चैप्टर को डील कर लिया, समझ में आ गया। सो डिस्क्राइब द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। वाटर जब हम चैप्टर करेंगे उसमें आपको ये समझ में आएगा। इवैल्यूएट द वाटर डिमांड एंड सप्लाई इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट सेक्टर्स काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स, और हर सेक्टर की अपनी वाटर डिमांड है। सो आपको यही पता करना होगा कि वाटर डिमांड इंडिया में डिफरेंट सेक्टर्स की क्या है, रीजंस क्या वाटर स्कार्सिटी के लिए, वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, इट्स जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कौन कौन से एरियाज में, कौन कौन से स्टेट्स में वाटर रिसोर्सेज हैं, उनका सेक्टोरल यूटिलाइजेशन। जस्ट कुछ सेकंड पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है कि डिफरेंट सेक्टर्स कैसे वाटर को यूज कर रहा है, एंड मेथड्स ऑफ इट्स कंजर्वेशन, आपको वाटर रिसोर्स के कंजर्वेशन के मेथड को भी सजेस्ट करना पड़ेगा, एंड द मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में थोड़ा डिफरेंस होता है, हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। उसके अलावा वेरियस इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम जो राइट नाउ you need to have an idea like what are the problems regarding water problems are arising over the period of time, कौन से वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंडिया में इमर्ज हो रही हैं, और एनालाइज द कॉज ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, और आपको ये भी पता लगाना है कि वाटर लैक हो रहा है, स्कार्सिटी बढ़ रही है, प्लस जो भी वाटर अवेलेबल है उसकी क्वालिटी बहुत डिमिनिश है, बहुत बैड क्वालिटी की वाटर्स है। सो यू नीड
to you need to understand कि भाई there is a scarcity of water and there is also a deterioration of quality of water, so what will it lead, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके कॉजेज क्या होंगे, तो आपको ये पता लगाना, इवेल्युएट द स्कोप टू यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और अगेन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स क्या क्या हैं इन डिफरेंट स्टेट्स, तो आपको ये बताना होगा। उसके अलावा फिफ्थ चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी टफ चैप्टर भी है, तो इसको जरा आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। उसके अलावा इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर थोड़ा सा कोरिलेट करेगा बुक नंबर 1 के साथ, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें भी आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। तो इसमें लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस मिनरल्स इन वर्ल्ड, सो वहाँ से हम इसको कोरिलेट करेंगे। उसके अलावा ह्यूमन लाइफ में मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस है एंड अवेयरनेस शुड बी कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है ताकि वो सस्टेनेबल हो, काफ़ी सालों तक हम उसका यूज़ कर सकें। तो ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। लेकिन अगेन इस चैप्टर के बाद आपको ये पढ़ना होगा कि मिनरल्स को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो कौन सी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिनरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज करते हैं, ये समझना होगा। इंडिया में कौन कौन से मेजर मिनरल बेल्ट्स हैं और उनको मैप में आउटलाइन करना है, यहाँ से मैप भी आता है विच वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन कन्वेंशनल मिनरल रिसोर्सेज बताना है। सो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, आपने 10th में पढ़ा होगा या याद नहीं होगा कि देयर आर 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन कन्वेंशनल कौन से हैं। उसके अलावा वाई रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, पहले ये टर्म समझना होगा कि व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। फिर उसके बाद आपको बताना होगा कि हाउ इट इज़ अ फ्यूचर सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, और ये कैसे रिन्यूएबल एनर्जी और रिसोर्सेज फ्यूचर की एक नीड है, तो आपको ये समझना होगा। उसके अलावा मेजर्स आपको सजेस्ट करने होंगे टू कंजर्व द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, गैस एंड कोल। उसके अलावा पॉलिटिकल मैप यहाँ से आएगा। पॉलिटिकल मैप में आपको इंडिया में अलग अलग जहाँ पे जो भी माइंस और जो भी मिनरल्स मिलते हैं उनको आपको बताना होगा। जैसे आयरन ओर मिलते हैं कहाँ पर, मयूरभंज, बेल्लारी, और इनके स्टेट्स के नाम साथ आपको याद होना होगा, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, कोल, ऑयल रिफाइनरीज, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा चैप्टर नंबर 6 जो है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मीन है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग टू एक्सेलरेट यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर स्पेस एज वेल रोल ऑफ नीति आयोग। सो आपको नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको सेंट्रलाइज प्लानिंग की नीड पता होनी चाहिए और ये प्लानिंग से क्या रिजल्ट आएगा इंडिया में, आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेरियस टाइप ऑफ प्लानिंग, सो देयर आर मल्टीपल लेवल ऑफ प्लानिंग, सो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। इसमें यू जस्टिफाई द नीड फॉर टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप बाय प्लानिंग। सो प्लानिंग जब हम करते हैं तो प्लानिंग में हम कुछ एरियाज को टारगेटेड करते हैं, कुछ ग्रुप्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव उस एरिया और उस ग्रुप को प्रमोट करना होता है, उनका डेवलपमेंट करना होता है। तो प्लानिंग कमीशन ने कुछ ऐसा स्टार्ट किया था, इसको भी हम देखेंगे। उसके अलावा और अगेन फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस यहीं से आने हैं, यही क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चंस हैं और इसी के सराउंड आपको सारा टॉपिक क्लियर करना होगा। उसके बाद एक्सप्लेन द एम्स एंड अप्रोचेज ऑफ हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के नाम से जो आफ्टर इंडिपेंडेंस रोल आउट हुए थे, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा। उसके अलावा क्रिटिकली इवैल्यूएट द एम्स एंड सोशल बेनिफिट ऑफ आईटीडीपी। आईटीडीपी इंटर ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो इसको भी हम देखेंगे। ये भरमौर ट्राइबल रीजन जो हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था, बट हम इसको देखेंगे। इवैल्यूएट द मेजर दैट कैन बी टेकन टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। पहले तो आपको यही समझना होगा कि इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया क्या है, उससे भी पहले आपको समझना पड़ता है कि कमांड एरिया क्या है, उसके बाद इंदिरा गांधी कैनाल क्या है, और आपको फिर ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस कैनाल और कमांड एरिया को डेवलप और इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से सजेशंस आप देंगे या सजेशंस दिए गए हैं। सो आपको यही क्वेश्चन है और यही आपको टॉपिक चैप्टर भी बता रहा है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 7 है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसमें आपको क्या देखना है कि वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ना है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसके अलावा टू evaluate द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। तो कैसे ट्रांसपोर्ट और अगर कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होगा तो इंडिया का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उसको कोरिलेट करना है। और कोरिलेट करने के बाद आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से हैं। उसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट ऑफ वेरियस डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मोड्स इन डिफरेंट रीजन्स। तो आपको इम्पैक्ट पढ़ना है कि फिजिकल एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मोड्स। जब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होता है तो इसका
डिफरेंट रीजन में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑन एनवायरनमेंट पे, आपको ये भी अंडरस्टैंड करना होगा। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाईवेज फाउंड इन इंडिया, तो डिफरेंट नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, तो इनके बारे में पढ़ना होगा। इंडियन रेलवे का क्या रोल है इन द ग्रोथ ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, आपको ये पढ़ना होगा। 5 नेशनल वाटरवेज है, ये एमसीक्यू, असर्शन, रीजन और ऑल दैट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सीयूटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रोल ऑफ ऑयल एंड गैस, गेल गेल ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गैस ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, तो इसके बारे में पढ़ना होगा कि गैस पाइपलाइन में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट जो है डिस्कस रीजन फॉर स्टेट वाइज वेरिएशन इन रोड डेंसिटी इन इंडिया, सो रोड डेंसिटी इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में क्या क्या, ये भी हमें पढ़ना है। उसके अलावा एल्यूसिडेट द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क इन अवर लाइफ, सो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है लाइक जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट सिस्टम है, फ़ोन है, इंटरनेट है, सो इन सब का हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये देखना है। उसके अलावा पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, मैप क्या आएगा इसमें से, तो आपको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में बताना है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में बताना है, गोल्डन क्वालिलेटर, तो ये सारे ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट हैं। सो ये हम जब चैप्टर करेंगे तो उसमें हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। और जो लास्ट चैप्टर होने वाला है वो इंटरनेशनल ट्रेड होने वाला है, और इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, हम कितने टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, और ट्रेड किन किन, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड्स का मतलब है कि कौन कौन सी आइटम्स का ट्रेड करते हैं, और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब है कि हम किन किन कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सो आप यहाँ पे इसको अच्छे से समझ पाएंगे। गिव रीजन फॉर चेंजिंग पैटर्न ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस और सिंस द इंडिपेंडेंस जो इंडिया का जो कंपोजिशन है ट्रेड करने का, कंपोजिशन मीन्स जिस आइटम का हम ट्रेड करते हैं वो चेंज हुआ है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उसका चेंज हुआ है ओवर द लास्ट 70 ईयर्स। सो क्या क्या कंपोजिशन चेंज हुआ है और व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई थिंक ये भी हमें देखना होगा, ये भी पढ़ लेंगे। उसके अलावा स्ट्रैटेजीज एडॉप्टेड बाय इंडिया टू डबल इट शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड, और इंडिया अपने इंटरनेशनल ट्रेड में अपने शेयर को डबल करना चाहता है, तो उसके लिए इंडिया कौन कौन से स्ट्रैटेजीज, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज को प्रमोट कर रहा है, तो ये भी हमें पढ़ना होगा। इवैल्यूएट द रोल ऑफ सी पोर्ट्स एंड गेटवेज इन इंटरनेशनल, तो इन इंटरनेशनल ट्रेड्स विद एग्जांपल्स, सो यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी और यू नीड टू हैव एग्जांपल्स कि हाउ द सी पोर्ट्स आर अ गेटवेज फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री। उसके बाद ये मैप के क्वेश्चंस हैं, मेजर सी पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को आपको आउटलाइन करना होगा, और मैप के क्वेश्चन जो जितने ये प्लेसेस दे रखे हैं आपको उतना ही मैप करना है, इससे ज़्यादा सीबीएसई अपने एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा। एंड द लास्ट चैप्टर इज ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशूज़, तो कुछ सेलेक्टेड इशू है, बेसिकली ये एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, सो इन पॉल्यूशन से रिलेटेड है। सो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या, सेलेक्टेड इशूज़ पे, तो आपको यहाँ पे कॉज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया, so pollution, noise pollution, land pollution, air pollution, so different water pollution, so these are the different type of pollution, उसके causes क्या हैं, consequences क्या हैं, and the chapter इन दोनों word के अराउंड ही घूमता है कि causes क्या हैं वाटर पॉल्यूशन के, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशंस के, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, एंड व्हाट आर योर सजेशंस, और आपको सजेशंस भी देना है प्लस। तो ये तीन टॉपिक्स, ये तीन जो चैप्टर 9 में ये तीन टॉपिक्स हैं, आप ये पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो क्लासीफाई टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस है ना, मीडियम ऑफ पॉल्यूशंस, तो मतलब आपको बताना है वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, और ये मीडियम, ये पॉल्यूशन किसके थ्रू होते हैं। सो वेरियस सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, एयर पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, नॉइज पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या है, यू नीड टू रूरल अर्बन माइग्रेशन, आपको रूरल और अर्बन माइग्रेशन के बारे में बताना है, और इस माइग्रेशन का पॉल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये बताना है। धारावी मुंबई में एक स्लम डवेलर है, स्लम डवेलर्स है, और इंडिया का सबसे बड़ा स्लम डवेलर है, तो धारावी, इसके बारे में आपको बताना है कि धारावी का जो लोग रह रहे हैं, जो एक स्लम डवेल है, वहाँ पे लोगों के हेल्थ और सोशल प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं। उसके अलावा ये केस स्टडी है बाय द वे। उसके अलावा नेचुरल एंड ह्यूमन कॉजेज़ ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, और ये लैंड पॉल्यूशन का ही पार्ट है। सो रीज़न्स क्या हैं कि लैंड डिग्रेडेशन का नेचुरल रीज़न और ह्यूमन रीज़न दोनों हैं, तो क्या है वो आपको बताना है, सजेस्ट करना है मेजर्स की लैंड डिग्रेडेशन और लैंड पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें। सजेस्ट मेजर टू कंट्रोल डिफरेंट टाइप ऑफ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि आपको इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, कॉजेज़ ऑफ पॉल्यूशन, the second is consequences of pollution, and the third one is suggestions to overcome the problems, है ना, सजेशन, ये देखिए यहाँ पे लिखा है सजेशंस देना है आपको। और उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन का इफेक्टिवनेस, ये थोड़ा केस स्टडी है, देख लेंगे। उसके अलावा डिस्कस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू अर्बन वेस्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछ लेता है। उसके अलावा आपसे पूछ रहा है सजेस्ट मेजर टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ, और आपको ये भी बताना है कि
आप कैसे, मतलब आपके पास कौन से सजेशंस है जिस पे आप वेस्ट, जो भी ह्यूमन वेस्ट या जो भी हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं, उनको हम वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का राइट नाउ एक प्रोग्राम चल रहा है कि वेस्ट टू वेल्थ। तो ये क्या प्रोग्राम है, हम इसको भी चैप्टर में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द सिलेबस ऑफ द क्लास 12 ज्योग्राफी ऑफ द बुक नंबर 2, दैट इज इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। और आपको ये बेसिक आइडिया, ये बेसिक आपने चैप्टर के इन टॉपिक्स पे कमांड बना लिया, नथिंग मोर देन दैट, और आपको सीबीएसई से बाहर नहीं पूछेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो सिलेबस है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें भी बाय द वे 7 या 8 चैप्टर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक पर कमांड बनाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर